सर जो मैंने वो स्ट्रीम में वो पूछा था कि मन एलिमेंट अगर मतलब स्ट्रीम मॉम स्ट्रीम और स्ट्रीम में मतलब मुझे ये समझ में आया कि स्ट्रीम मॉम स्ट्रीम में पर्टिकुलर हम लोग मतलब मन की तत्व को एनर्जी देते थे, राइट? मन के लिए। और स्ट्रीम में मतलब वो जो आत्मा तत्व है उसमें भी मन एलिमेंट होते हैं, राइट? एक दफे फिर से बोलिए क्वेश्चन अपना। मतलब आप जैसे बोले थे कि पृथ्वी तत्व में एट तत्व होता है लेकिन परसेंटेज कम और ज्यादा जैसे होता है, राइट? मतलब उसमें कौन सा एलिमेंट प्रिंसिपल है, कौन सा सेकेंडरी है, जी। ये इसका एक्यूरेट परसेंटेज तो नहीं निकाला जा सकता, बट आप हम्म। यू वन कैन मेक आउट कि भाई ये कितना होगा। मतलब आप, मैंने जैसे 30-70 रेशियो रखा, उसको हम्म। 90% और 10% भी रख सकते हैं। जी। तो हम्म। डिपेंडिंग अपॉन, मतलब उसको एक लेडर मानकर चलें कि भाई एक पार्टिकल जो है हम्म। वो, लेट्स से अगर मैंने, अब ये अर्थ एलिमेंट है, ठीक है जी। तो ये अगर मैं इसको वाटर एलिमेंट बोल दूं, इसको फायर बोल दूं, इसको एयर, इसको स्काई, इसको डायरेक्शन, इसको टाइम, इसको आत्मा और इसको मन, तो एक अर्थ एलिमेंट के एक पार्टिकल के अंदर परसेंटेज अगर मैं बोलूंगा इसकी, तो मैं इसको बोल दूंगा, लेट से ये 90% अर्थ एलिमेंट है, 10% में ये सारे आ गए। हम्म। मेरा बात समझा पाया? जी। अब इसका मतलब क्या है? अब मैं अगर अपनी, मेरी एक थ्योरी के तौर पे पॉइंट क्या है, एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस, एंड देर इज ए क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस which governs the course of action of one single particle. The creator of intelligence is the role of divine connection between Atma and Paramatma. और जब मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो है मैं इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर, यानी सत, रज और तम, इन तीनों की कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। As a result of coexistence of information, energy and matter, every particle bears intelligence। तो ये इंटेलिजेंस कहाँ से उत्पन्न हो रही है? जहां पर ये तीनों कंबाइंड फॉर्म में है। मतलब महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती जो है, वो हर पार्टिकल को
इम्पैक्ट कर रही है। जब वो हर जी। पार्टिकल के अंदर इम्पैक्ट कर रही है, उसके अंदर इंटेलिजेंस डाल रही है, तो क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस जो है, मतलब हर एक पार्टिकल की इंटेलिजेंस को मिला दिया जाए अगर, कि अगर अर्थ के हम 800 करोड़ लोगों को उनकी इंटेलिजेंस को जोड़ दें, तो जी। हमारे को जो है एक स्ट्रक्चर पता चलता है सबकी इंटेलिजेंस पैटर्न के तौर पर। हम्म। अब पूरी यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो दो ही फॉर्म में होंगे शायद, एक पार्टिकल जो नॉर्मल पार्टिकल है और एक लिविंग पार्टिकल है। तो ये जो लिविंग और नॉन लिविंग जो है, ये इसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। मतलब मेरा शरीर जो चल रहा है, वो किससे चल रहा है? मेरे भीतर जाती हुई ऑक्सीजन से और बाहर निकलती हुई कार्बन डाइऑक्साइड से। पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसको मैं लिविंग नहीं गिनता, अपने आप को लिविंग गिनता हूं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ऑक्सीजन को मैं नॉन लिविंग मानता हूं, जो कि मुझे लिविंग बना रही है। मेरे भीतर से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पेड़ों में जा रही है, तो वो कौन है जो पेड़ों में उस कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा रहा है? सो मैं उस कंट्रोलर को नहीं देखना चाहता, जिसने पूरा लैब सेटअप करा। मैं लैब के इंग्रेडिएंट्स को तो एक्नॉलेज कर रहा हूँ, अच्छा ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, इसके अंदर एक पैटर्न ऑफ ग्रोथ है। मैं ये नहीं स्वीकार करना चाहता कि मैं ये देख नहीं पा रहा, मैं ये समझ नहीं पा रहा। हमारे यहाँ उसको समझते हुए कोर में बोला क्या गया? वायुदेव। और वायुदेव कौन है? लिविंग है। उन वायुदेव से कनेक्ट होने पर प्लवमान जैसी संतान हो सकती है। तो लिविंग के लक्षण क्या होंगे? जो ग्रो करे और नेक्स्ट को क्रिएट कर सके, उसी को तो आप लिविंग बोलेंगे ना। पर मैं लिविंग एंटिटी को जानने समझने की डोमेन अभी मेरे भीतर हुई नहीं है। इसलिए मैं जो भी रिसर्च कर रहा हूं वो सो कॉल्ड नॉन लिविंग के ऊपर कर रहा हूं। और नॉन लिविंग को मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना रहा हूं, जिसको मैं एआई कह रहा हूं। तो ये जो इंटेलिजेंस है और ये जो इंटेलिजेंस है, इसमें बहुत फर्क है। ये लिविंग इंटेलिजेंस है, ये नॉन लिविंग इंटेलिजेंस है। और लिविंग और नॉन लिविंग में सबसे बड़ा फर्क क्या है? मतलब हमने, मतलब ईश्वर ने हमारे को फ्रीली सोचने की पावर दे दी, थिंक एंड एक्ट। क्यूमुलेटिव एक्शन जो है, उसको, क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस को आप एक तरीके से मान सकते हैं सोसाइटी। तो जब आप पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें डीपर वे में एक ही चीज से बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर एक के भीतर जो गुण धर्म है उसको देख सकते हैं। बट वो कौन है जो उस सारे एलिमेंट्स को अर्थ के अंदर रोक कर चल रहा है? अब हमारे यहाँ क्या है, मतलब मेरा तो ये मानना है कि पूरी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये बिलियनर्स की क्रिएटेड है। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब पूरी सोसाइटी जो है, उनके बिलियनेयर होने की वजह से उस प्रॉब्लम को झेलना उनके हिस्से में आता है।
तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा एक ऐसा बड़ा रेवोल्यूशन आएगा जो हर बड़ी चीज को उखाड़ कर एक तरफ को फेंक देगा, टिल द टाइम इट बिकम्स रियली मीनिंगफुल। मैं जब मेरे पास कुछ कैंसर पेशेंट्स आए थे मुंबई के, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो बोले हम ओरिजिनली तो गुजरात के हैं, अब मुंबई में आ गए। तो मैंने कहा हाँ, मुंबई में तो बहुत सुविधाएं कैंसर के हिसाब से, टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और बाकी सारे भी इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने बोला सर देखो ऐसा है, जितने भी आप ये कैंसर के पेशेंट देख रहे हो ना, ये सारे के सारे गुजरात से आ रहे हैं। मैंने कहा गुजरात से कैसे आ रहे हैं, आप तो बम्बई में हो। बोले नहीं, जो जामनगर में ऑयल की रिफाइनरी जो है रिलायंस की, उसमें जो तेल निकल के उसका जो वेस्ट होता है, वो वेस्ट जो है उन्होंने वो ड्रिल करके अंडरग्राउंड वाटर में छोड़ दिया, क्योंकि उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे। एज अ रिजल्ट वो जब अंडरग्राउंड वाटर में खूब गहरा जाकर वो पूरा चला गया, तो उस पूरे क्षेत्र में जहां तक वो वाटर बॉडी जा रही है, उस सारे क्षेत्र में कैंसर फैल गया। और आप देखो इन इन शहरों से, जो जामनगर के वाटर बॉडी से कनेक्टेड हैं, इन इन शहरों से सारा का सारा जल जो है जहां जहां जा रहा है, वहां वहां के पेशेंट्स कैंसर पेशेंट्स हैं। बोले गुजरात में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स हैं। तो मुझे तेल चाहिए, तेल का एस्पेक्ट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, सरकार मुझे तेल एक सस्ते दाम पर दे। मैं सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मुझे हर प्रोजेक्ट में सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर कोई लॉ नहीं होना चाहिए। इन एनी सिचुएशन आई शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन। तो मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। तो पूरे स्ट्रक्चर में हर जगह, अब जैसे आप ये देखिए कि ये जो रॉकेट जा रहे हैं, अब ये इसने इलॉन मस्क का बिजनेस मॉडल है। उसने यूएस गवर्नमेंट को ही बोला कि भाई मुझे इससे रिलेटेड सारी रिसर्च करके दो। तो पूरी सरकार की बॉडी इलॉन मस्क के, मतलब ट्रम्प के पीछे, और ट्रम्प इलॉन मस्क के पीछे, तो जो जो डायरेक्टिव्स होंगे वो वैसे ही होंगे। अब ये बार बार स्पेस में जाने और आने से आपका ओजोन लेयर कितना डिप्लीट होगा हर बार। और ऑस्ट्रेलिया की तरह, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑल दैट, उनकी ओजोन लेयर में छेद हो गए। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, जो वहां पर टच कर रही हैं, वो वहां पर लोगों को स्किन कैंसर, थायराइड कैंसर, ये प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो थोड़े दिनों में ये प्रॉब्लम्स यूएस के अंदर आ जाएगी। जब यूएस को ये चीज समझ में आई, तो उसने इंडिया और अफ्रीका, दो मार्केट्स को ये वाला काम दे दिया। अब दुनिया में किसी को भी सैटेलाइट ऊपर भेजनी है तो वो इंडिया और अफ्रीका को कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉज है ही नहीं। वहां पे क्या माना जाएगा, वहां पे ये माना जाएगा कि भाई ये तो एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हो रही है, इंडिया बहुत शक्तिशाली हो गया है। किस बात का शक्तिशाली? आप दूसरों की सैटेलाइट भेजने के लिए अपनी पूरी डोमेन को ब्रेक कर रहे हो, तो हेल्थ इश्यूज कहाँ के लोगों को आएंगे? यहाँ के लोगों को आएंगे। तो जो मूर्ख जनता मेरे देश में रहती है, तो वो तो कहेगी बहुत बढ़िया साइंटिफिक डेवलपमेंट है। बट जैसे जैसे ये पूरा प्रोसेस बढ़ता जाएगा यहाँ पर जो है, तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपने देश का किसी भी तरीके का वेस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को बिजनेस के नाम पर बेच रही हैं। तो जो पार्टिकल है उसकी इंटेलिजेंस धीरे 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 करके डिप्लीट हो रही है। तो जो लोग मेरे जैसे हैं, या जंगल में गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, जब उनको कहीं से कोई एक रियलाइजेशन प्राप्त होगा, वो तुरंत पूरे सेटअप को इस तरह से ब्लेस करेंगे कि वो सेटअप हर वो चीज को उखाड़ फेंकेगा जो कि एक आम आदमी को बीमार बना रही है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ये कोर है। और ये कोर मुझे पता है कैसे समझ में आया। मैं जब इनिशियली बुक्स वगैरह पढ़ रहा था, तो
एक हमारे यहाँ जलियांवाला बाग हुआ, उस जलियांवाला बाग में एक जनरल डायर आया और वो गोरखा रेजिमेंट को लेकर आया। एज अ रिजल्ट, अब गोरखा रेजिमेंट कहाँ की थी? भारत का भाग था। जो जलियांवाला बाग में जो 700-800 सरदार थे या हिंदू थे, जो भी थे वहां पे, मतलब वो सारे लोग जब एक साथ खड़े हुए तो एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को गोली मारी, एक विदेशी के कहने पर। जनरल डायर के हाथ में बंदूक नहीं थी, स्टिक थी। उसने सिर्फ इतना बोला, अपनी स्टिक का इशारा करके, फायर। तो एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को मार दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवाइड हुआ। पहले सब भारतीय थे, एक अंग्रेज के इशारे पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देश बन गए, और उन दोनों देशों ने एक दूसरे के लोगों को मार दिया। तो टेक्निकली एक भारतीय ने दूसरे भारतीय को मार दिया। मैं एक दफे गुड़गांव में एक सेशन ले रहा था, तो वहां पर बहुत सारे लोग थे, ओल्ड एज वाले, 60+ वाले टाइप के लोग थे। तो बल्कि और 70+ ही होंगे, 60+ के। उनके लिए एक ओल्ड एज होम था, लेकिन वो वैसा नहीं था, रहने के लिए नहीं था, दिन भर के एंटरटेनमेंट के हिसाब से था। तो जब वो पूरा जो प्रोग्राम था वो हम करते रहे, तो कुछ बात चली, तो मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा, आप किसको ज्यादा बड़ा गुनहगार मानते हो, अंग्रेजों को या मुसलमानों को? तो वो सरदार था बंदा, उसने कहा, सर क्या बात कर रहे हो, सबसे बड़ा गुनहगार तो मुसलमान है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो हार जीत का जज्बा होता है। इंडिया इंग्लैंड का मैच होता है, कोई हार जीत का जज्बा नहीं होता। तो मेरे को क्या रियलाइज हुआ, आप करेक्ट एनिमी अगर मतलब डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि आपका वास्तविक एनिमी है कौन, तो आप युद्ध जीतोगे कैसे? मैं मेरी बात समझा पाया? बिफोर 1947 ये जो कुछ भी चल रहा था, कायदे सर इंडिया में एक ड्राइव होनी चाहिए थी जो मुस्लिम्स का कन्वर्जन कर दे और उनको हिंदू बना दे, बट वो ड्राइव नहीं आई। ड्राइव क्या आई? मारो मुसलमान को। एंड एज अ रिजल्ट हमने कश्मीर खोया, एज अ रिजल्ट हमने पाकिस्तान खोया, एज अ रिजल्ट हमने बांग्लादेश खोया, और बर्मा और अफगानिस्तान कब हमसे अलग हो गए हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि वी वर नॉट कनेक्टेड टुगेदर। जब मैंने दैव व्यापाश्रय चिकित्सा पढ़ा, उसमें जो टर्म दे रखी थी, वो दे रखी थी तीर्थ यात्रा।